स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूजीसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना हर किसी का ड्रीम होता है। एकेडमिक लाइन में जाना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, हर कोई सोचता है कि मेरा ये ड्रीम सफल हो जाए। लेकिन ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है। ऑल इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है और ख़ास तौर पर हिस्ट्री सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना और भी कठिन होता है क्योंकि इसका सिलेबस डिफाइन नहीं है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे स्टूडेंट को मिलाने वाला हूँ जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई किया। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मोहिनी पोरेवाल, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मोहिनी, आपको सबसे पहले हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से और जो स्टूडेंट्स आपको भी देख रहे हैं उनकी तरफ से जेआरएफ क्वालिफाई करने पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सर। जी मोहिनी, ये आपका कौन-सा प्रयास था? सर ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। बहुत बढ़िया। तो आप शुरू में हमें बताइएगा कि आपके पेपर 1 में कितने क्वेश्चन ठीक थे और पेपर 2 में बच्चे बार-बार पूछते हैं कि सर जो टॉपर्स होते हैं उससे हमें ये पता लग जाना चाहिए कि उनके क्वेश्चन कितने ठीक हुए थे। तो आपके पेपर 1 में कितने क्वेश्चन ठीक थे? सर 32, 32 और हिस्ट्री में 76। 76, 108 क्वेश्चन ठीक हो गए थे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया रैंक यस था सर। आपका। उससे पहले आप ये बताइए कि आप बेटा कहाँ से हो? सर मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ, पर सर मैं अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही कानपुर से की है, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से। ठीक है। ठीक है। और सर बेसिकली नेट प्रिपरेशन करने से पहले मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ। इस वजह से थोड़ा सा मुझे और हेल्प मिली थी पेपर 2 को क्वालिफाई करने में। बस पेपर 1 मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत न्यू था, वो सिलेबस ही न्यू है नेट का। क्या बिसाइड यूपीएससी से मैंने यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस इसको भी दिया है। मैंने प्री मेंस दोनों ही लिखे हुए हैं। बस मेरा इंटरव्यू रह गया था। तो इस वजह से मेरा एक कंटिन्यूअस रिवीजन रहा है 4 to 5 years हिस्ट्री का। उसने मुझे मेरी बहुत हेल्प की। तो मैंने बेसिकली स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई हैं कुछ, और कुछ लास्ट टाइम पे जिस पेपर के लिए जरूरी थी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए, मैंने लास्ट टाइम पे वो किया है। बहुत बढ़िया। बेटा हम आपसे ज़रूर जानेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 को आपने कैसे क्वालिफ़ाई किया था। सबसे पहले हमें पेपर 1 के बारे में बताइएगा कि जहाँ तक अभी तक मेरे पास बच्चों की जितने भी बच्चों की मेरे पास रिपोर्ट कार्ड मिला है, उसमें मैंने देखा कि हाईएस्ट मेरे पास 31 क्वेश्चन ठीक किए हैं बच्चों ने। तो आपके 32 है क्योंकि पेपर 1 जो इस बार आया था काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो आपका स्कोर यस बहुत सर। अच्छा है। पेपर 1 वो भी पहले अटेम्प्ट में इतने स्कोर कर पाना। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? बुक कौन-सी पढ़ते थे या किसी यूट्यूब चैनल से आपने तैयारी की थी? सर मैंने जब इनिशियली इसका सिलेबस देखा, तो कुछ चीजें तो मुझे आती थी। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट का पोर्शन, क्योंकि वो यूपीएससी में आ जाता है। देन आपका कुछ मैथ्स, वो मेरा सी सेट में कवर हो चुका था। थोड़ा सा मुझे मैथ्स इसका इजी लगा था। और डेटा इंटरप्रिटेशन भी मुझे कुछ हद तक इजी ही लगा था, क्योंकि सर ये तीनों चीज मैं कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए कुछ न्यू नहीं था। बट विद रेस्पेक्ट टू रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, ये थोड़े से सर न्यू चैप्टर्स थे। तो मैंने पहले सर सिलेबस देखा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने पीवाईक्यू देखे, क्योंकि सर विदाउट पीवाईक्यू आपको कोई पाथ ही नहीं मिलेगा, आप चलोगे कैसे। तो वो बेस्ट पाथ होता है, क्योंकि इससे ना जो एग्जामिनर है उसका माइंड हम डिकोड कर पाते हैं, वो की है। आप कितना भी कंटेंट पढ़ लीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बेटर है आप पहले पीवाईक्यू पे जाइए। फिर मैंने सर सबसे पहला चैनल यूट्यूब पे रेफर किया था ज्ञान अड्डा, शेफाली मैम का। फिर उससे कुछ कंटेंट लिया। फिर उसके बाद मैंने सर तलवीर सिंह सर और कुमार भरत सर, ये तीनों सर से मेरा जो जो टॉपिक मिलता जा रहा था मुझे, मैंने उनसे उनकी वीडियोस निकाली और प्रिपेयर किया वो मटेरियल। बस। पर एक सर काफी फेमस बुक है केवीएस मदान, और मैंने, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यू सुने थे पहले कि वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया फील्ड था ये। लेकिन फिर मैंने वो बुक खरीद भी ली, पर मैंने उसको खोल नहीं पाई मैं उसको, क्योंकि वो एक नई बुक लास्ट 1 मंथ में ही पढ़ना एक बहुत बिग टास्क है, उसको ऐसे नहीं कर सकते, कोई भी नई चीज हम नहीं पढ़ सकते। तो बेटर मुझे अपना यूट्यूब चैनल लगा। मैंने टॉपिक निकाला, पीवाईक्यूज निकाले, सेट किया, कौन सा मतलब कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट किया जा रहा है, उस पर फोकस किया। जैसे लॉजिकल रीजनिंग आना ही है, इंडियन लॉजिक से एक क्वेश्चन आना ही है। मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड स्पीड, ये एक आपके बेसिक हैं, ये आने ही हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट्स जो हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के बायोग्राफ वगैरह, ये सारे सबके 5 5 क्वेश्चंस मैंने लगा लिए थे। जितने भी पीवाईक्यू थे, स्पेशली कुमार भरत सर, सो उनका सर 600 रुपीज का एक उन्होंने स्टार्ट भी किया था बिल्कुल लास्ट मंथ में ही।
इसमें सारे पीवाईक्यू थे और फॉर्मेट बिल्कुल जैसा आपको फॉर्मेट मिलता है ना पेपर में उस टाइम पर, वैसे ही फॉर्मेट में उन्होंने सॉल्व करने को भी दिया था। तो मैंने वो भी थोड़ा सा ज्वाइन किया था। तो इस वजह से मेरे पेपर 1 की काफी इफेक्टिव प्रिपरेशन हो चुकी थी। तो और जैसा पेपर अभी 2 के लिए, मैं आपसे जान पा रहा हूँ कि आपने पेपर 1 की तैयारी केवल 1 महीने में की थी। यस सर, सिर्फ बहुत 1 बढ़िया, मंथ। बहुत बढ़िया। वो भी आपने यूट्यूब से अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल किया कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस आपके लिए नया था। हिस्ट्री तो जैसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हिस्ट्री तो आप ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से पढ़ भी रहे हैं, उसमें तो आपको इतनी दिक्कत नहीं हुई। तो पेपर 1 बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जेआरएफ की जर्नी में। अगर आपका यस। पेपर 1 अच्छा है, तो आपकी वहाँ पर कंप्यूटर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड अच्छी है, रीडिंग स्पीड अच्छी है, तो आप इज़िली यस इसको सर। कर ले जाते हैं, नहीं तो पेपर 1 आपका टाइम भी बहुत ले जाता है, यस ठीक है सर, ना? रीडिंग स्पीड बहुत मैटर करता है सर। रीडिंग स्पीड बहुत मैटर करता है। तो बेटा हमें हिस्ट्री के बारे में बताइए, जैसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपने बिल्कुल बेसिक से तैयारी की होगी, आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी और स्टैंडर्ड यस बुक्स जो भी यूपीएससी में बताई जाती हैं, सब आपने पढ़ी होंगी। सिलेबस आपने हिस्ट्री का भी देखा होगा, यूपीएससी का भी देखा होगा। जो नेट का सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है, काफ़ी वास्ट है। इस पूरे सिलेबस को आपने तीनों कालखंड को अलग-अलग डिवाइड भी किया होगा, किस तरीके से अप्रोच डेवलप की थी? सर, अगर आपको एक लॉन्ग टाइम वो चाहिए कि किस तरीके से लॉन्ग टाइम में इसकी प्रिपरेशन करनी है स्टैंडर्ड बुक्स के साथ, तो बेटर है सर आप हर एक एंशियंट का, मिडिवल का, मॉडर्न का एक बुक चूज कर लीजिए और उसको ही मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें उपिंदर सिंह मैम का वो बहुत अच्छा बुक है। उसमें सब कुछ कवर है, इवन उसमें अर्ली मिडिवल का 800 से लेकर 1200 जो कि अब काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में अब ये क्वेश्चन जो कि पहले हाईलाइटेड नहीं था पर आज अब यही पूछा जाता है, तो उसमें काफी अच्छे से दिया गया है वाला क्वेश्चन। देन अगर हम मिडिवल की बात करें तो सतीश चंद्रा की उसकी 2 बुक्स है सर, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। मॉडर्न की काफी सारी बुक्स हैं। अगर आपको फैक्ट वाइज जाना है, बिल्कुल सीरियल से जाना है, तो आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, बेस्ट बुक 1 बुक। अदरवाइज आपको और डीपली, जैसे मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो उसके हिसाब से मुझे बीएल ग्रोवर भी अच्छी लगा था, क्योंकि उसमें अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए थे, वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो भी रेफर की थी। तो ये सारी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं हर किसी की। एक आपका हिस्टोरियोग्राफी का भी एक क्वेश्चन है पेपर 2 में जो काफी टफ होता है, और एक सिनेमेटोग्राफी भी ऐड हो गया है, पिछले कुछ सालों से उससे काफी क्वेश्चन आ रहे थे। तो सर उनके लिए अलग बुक रेफर करना मुझे सही नहीं लगा। पीवाईक्यू लिए, पीवाईक्यू में मैंने क्या किया, एक आपका चैनल और है सर, सुपर कोचिंग नेट, उसमें 2013 से लेके 2023 तक सारे पीवाईक्यू करवाए, जैसे जिस तरीके से आपने अपने चैनल्स पर करवाए हैं। पर मैं सर इंग्लिश मीडियम की हूँ, उसमें चैनल में हिंदी मीडियम में था, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैंने उस पर 2030 2023 के मैंने सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए। फिर मुझे मालूम पड़ा कि रिपीटेशन बहुत है, जितने भी हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट होते ही हैं। कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिससे आप आराम से वो क्वेश्चन को डील कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर एम्स वैसे होते थे सर, मैच द फॉलोइंग कि हु इज द राइटर ऑफ दैट बुक, तो वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा था। तो मैंने पीवाईक्यू खोले, रफ कॉपी उठाई, जितने भी क्वेश्चंस थे हिस्टोरियोग्राफी के सारे लाइन से लिख लिए बस, और उन्हीं का अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स रिवाइज किया। तो हिस्टोरियोग्राफी तो ऐसे कंप्लीट हो जाती है सर। और सिनेमाटोग्राफी के भी सर अप्रोक्सीमेटली 50-60 क्वेश्चंस होंगे सर, वो भी मैंने एक तरफ लिख लिया, वही रिवाइज किया। इन दोनों के लिए तो मैंने यही किया था। बट सर अब स्टैंडर्ड बुक्स को एक महीने में पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से मैंने प्रैक्टिस के लिए जो आप ही ने मुझे एक बुक रेफर करी थी यूथ कॉम्पिटिशन्स की, वो भी हिंदी में थी बट मैंने उसको किया, उसमें अप्रोक्सीमेटली 15,000 प्लस क्वेश्चन है, जितने भी पीजीटी टीजीटी के क्वेश्चंस होते हैं वो सब। उस बुक को मैंने सर 2 टाइम्स किया है, 2 टाइम्स, बार बार किया रिवाइज, ताकि माइंड में थोड़ी सी सेटल हो जाए इस वजह से। और आपने मुझे फैक्ट रिवाइज करने के लिए भी लास्ट टाइम पे एक बुक चाहिए होती है, तो वो आर्य पब्लिकेशन की और राजस्थान की बुक है सर, वो काफी हेल्पफुल है। आई थिंक वो एक बेस्ट बुक है, लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करना हो ना अगर फास्ट फास्ट, तो वो एकदम माइंड ब्लोइंग बुक, मुझे बहुत पसंद आई, मैंने उसको 3 टाइम्स रिवाइज किया। पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज़ किया, समझ लिया कि पीवाईक्यू यूजीसी क्वेश्चन पूछता किस तरह के हैं, किस तरह के क्वेश्चन घुमाव लिए होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो आपने ये चीज़ तो आइडेंटिफ़ाई कर ली थी कि क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं, मुझे अब पढ़ना है अपनी बुक में, मुझे ये कहाँ पर मिलेंगे। जब मैं बुक में पढ़ रही होंगी, तो किस तरह मुझे अपने दिमाग में इनको स्टोर करना है। तो कुछ टॉपिक आपने
सिलेक्ट किए होंगे, आपने सोचा होगा कि ये टॉपिक यूजीसी बार बार पूछ रहा है। तो प्राचीन काल में आपने यस। ऐसे कोई टॉपिक आपको लगता है कि जिनको आपने बहुत बार रिवाइज किया था, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं? सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्टिंग से लेते हैं तो स्टोन एज आता है। तो स्टोन एज में मेनली क्या है कि कौन सी साइट्स है, वो साइट का लोकेशन क्या है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। और वो पैरालिथिक साइट से कि न्यूलिथिक साइट से ऐसे पूछा जाता है। तो सिंपल आप कॉलम बना लीजिए, पैरालिथिक, मीसोलिथिक, न्यूलिथिक और साइट्स के नेम लिख दीजिए। फिर हड़प्पन साइट्स में पूछता है कि किसने उसको डिस्कवर किया और कौन कौन सी चीज वहां पर पाई गई थी, जो भी चीज फाउंड की गई थी वो करना था। तो ऐसे हमने हड़प्पन का कर लिया मेन। फिर मौर्याज में किसका क्या टाइटल रहा, उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन था। मेनली जो टर्म्स आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में टर्म्स बहुत मैटर करते हैं। तो टर्म्स के लिए सर एक तमिलनाडु की बुक भी है, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने पढ़ी हुई थी। तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी भी काफी हेल्पफुल है। अगर आपको टर्म्स वगैरह चाहिए तो उससे भी काफी अच्छे से आपको मिल जाएंगे एंशिएंट। पर ये है कि बहुत लोड हो जाएगा जिस लोग को, जिसको नेट करना है उसके लिए। इस वजह से वो अवॉइड कर सकते हैं, जो चाहे, जो लोग चाहे तो। एनसीईआरटी में मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन और वैसे ही हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अर्ली मिडिवल में जितने भी आपके रूलर्स थे उनका लीनिएज कौन किससे था, पूरा डायनेस्टी का टेन्योर उनका, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रोनोलॉजी। मुझे ये टॉपिक समझ में इम्पोर्टेंट लगे, क्रोनोलॉजी। तो ऐसे ही आपने मेडाइवल के लिए और मॉडर्न के लिए कैसे अप्रोच की यस थी? सर। सर मिडवल में तो मुझे मिडवल काफी इजी लगती थी सर। बस हाँ, टर्म्स का कुछ कुछ वर्ड्स उर्दू के होते थे, बट फिर भी मुझे एज कम्पेयर टू एंशियंट मुझे मिडवल काफी इजी लगी थी। तो सर मिडवल में तो आपका जैसे मेनली अकबर हुए, तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जितने भी अटैक्स थे लाइन से उसको आप लिख लीजिए और उसको रिवाइज करिए कंटिन्यूअसली। मनसबदारी सिस्टम हुआ, जागीरदारी सिस्टम हुआ, ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ना लाइन से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे थे। पिछले 2-3 सालों से मैंने देखा तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपने एक भी स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिया तो आपका आंसर इजिली आ जाता था। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली सर अगर हम उसकी बात करते हैं सल्तनत पीरियड में, तो मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ये आपके मेन टॉपिक रहे हैं। इनके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छे से किए थे। इनका सिस्टम क्या था, एडमिशन सिस्टम क्या था, मार्केट रिफॉर्म क्या था अलाउद्दीन खिलजी के। और आपका एमबी जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसने जो 5 आपके रिफॉर्म किए थे, वो तो कंटिन्यूअसली पूछा गया है। तो ऐसे सवाल छोड़ के तो जाने ही का बनता ही नहीं है, तो वो मैंने जरूर जरूर रेफर किए थे। विद रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न पीरियड, सब मॉडर्न का तो आई थिंक सब चीज इंपॉर्टेंट है। उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ पिन पॉइंट करूं। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न। आपके अकॉर्डिंगली क्या कोई एक नया एस्पिरेंट जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने आ रहा है, उसको जरूरत है कि वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहारे चले, या फिर खुद से सेल्फ स्टडी से ये एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है? सर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो सर ये सेल्फ स्टडी से आराम से हो सकता है। मैंने 1 मंथ में किया। पेपर 1 के लिए ज्यादातर लोग पेपर 1 के लिए ही कोचिंग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर 2 तो वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होते हैं। पेपर 1 का सर काफी कंटेंट अवेलेबल है नेट पर। आप सिर्फ टॉपिक डालिए, उसके 10 वीडियोस निकल आएंगी। तो क्या जरूरत है, मुझे नहीं लगता उसमें कोचिंग की जरूरत है। मुझे 1 मंथ लगा क्योंकि शायद मैं कंटिन्यूस स्टडी में थी। पर कोई अगर न्यू न्यू एस्पिरेंट आया तो उसे 2 मंथ या 2.5 मंथ लगेगा। बट आपको कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी। आप स्टडी नहीं छोड़ सकते कि आप ब्रेक ले ले, आज मैंने 8 आवर्स पढ़ लिया फिर अगले दिन का ब्रेक ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी। तो सर बिल्कुल। इजिली मुझे लगता है 1.5 मंथ में आपका पेपर 1 कंप्लीट हो सकता कोई एक बुक प्राचीन काल की, और एक मेडाइवल की, और एक आधुनिक भारत की, कोई ऐसी एक बुक, साथ में आपने ये तो बता ही दिया कि आयरन कंपटीशन इज मस्ट, तो तीनों कालखंड की कोई एक एक बुक आप सजेस्ट करना चाहें तो कौन सी बुक लेनी चाहिए बच्चों को जो बेस्ट हो? है। तो सर जो उपिंदर सिंह ही बेस्ट है सर, क्योंकि सर मैंने वही पढ़ी है, मुझे वो सच में एक रिलायबल बुक लगती है, वो रिलायबल उसमें फैक्ट है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रुपिंदर सिंह मस्ट है। सेकेंडली मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा ही मुझे सही लगी थी, तो वही सही है। एंड मॉडर्न में काफी सारी बुक्स हैं, तो आप स्पेक्ट्रम कर सकते हैं स्पेक्ट्रम। एज कंपेरिजन टू विपिन चंद्र। मोस्ट ऑफ द पीपल को लगता है विपिन चंद्र, बट मुझे लगता है स्पेक्ट्रम ज्यादा बेटर है नेट के लिए, क्योंकि विपिन चंद्र में फैक्ट नहीं है, आपको फैक्ट्स नहीं मिल पाएंगे, वो स्टोरी की तरह बनाई गई है। लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए जो नया स्टूडेंट है उसको? यस सर, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने ऑलरेडी कर रखा है हिस्ट्री से, तो मुझे नहीं लगता कि आप एनसीईआरटी करेंगे।
क्योंकि आपका इतना तो क्लियरिटी होगी। बट सर आर्ट एंड कल्चर अगर आपको करना है ना, तो क्लास 11 की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर की वो मस्ट है, आप वो जरूर रेफर करिए। जी, जी। क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी अच्छी है, दोनों बुक अच्छी हैं। एनसीईआरटी बहुत बढ़िया। एक नया एस्पिरेंट को कौन-सी ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ तो उसको परफेक्टली दिमाग में होनी ही चाहिए इस एग्ज़ाम में उतरने से पहले? सर एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगी, मुझे लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठने की आदत नहीं है। तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, मुझे इतना फोकस करके बैठना पड़ता था। तो पहले तो आप अगर आप कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 टाइम्स आप कंप्यूटर पर बैठिए, क्योंकि वहां जाके फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक, आपको बुक में पढ़ रहे हो वो अलग बात है, पर कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ रहे हो वो अलग बात है। इस पर काफी फोकस पड़ता है, तो आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वहां पर, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। सेकेंडली, आप रेगुलर करना पड़ेगा आप बीच में ब्रेक नहीं ले सकते। एक मैथ्स है, रीजनिंग हुआ, आपका ये सब डेली हाफ एन आवर भी करेंगे ना, हाफ एन आवर टू 1 आवर तो चलेगा, पर डेली करिए, कंसिस्टेंसी इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 डेज में आपका एक यूनिट कवर हो जाता है। उससे ज्यादा उसे आप टाइम देंगे तो फिर वो जो चीज हम जितना खींचते हैं ना सर, वो फिर हमें उसमें फिर मजा नहीं आता, इंटरेस्ट हट जाता है। तो 3 to 4 डेज में आप अपना एक एक यूनिट कवर कर सकते हैं। तो आप अपना डेली 1.5 यूनिट आप उसका ले सकते हैं पेपर 2 का, और 1 यूनिट आप अपने पेपर 1 का लेके चलिए, दोनों को पैरेलल रीड करिए। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 हो गया फिर पेपर 2 करेंगे, ऐसा मत करिए। और पीवाईक्यू आपके पास हमेशा परमानेंटली होना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा हम पढ़ क्या रहे हैं। तो क्या आप पढ़ भी लेंगे ना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। आप पहले क्वेश्चन लेके बैठिए और फिर पढ़िए। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही पेपर सॉल्व करेंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको अगर 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको वो भी निकालना पड़ेगा। आप अपने आप ही धीरे धीरे 30 तक पहुंच जाएंगे। 30 to 35 सेफ स्कोर होता है पेपर 1 में, इतना मुझे समझ में आया जितना। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं किया है तो एक बार पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं। बेटर है आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको 3 to 4 टाइम्स आप रिवाइज करिए। तो रिवीजन, कंसिस्टेंसी, पीवाईक्यू एंड सिंगल बुक का रिवीजन करिए, कंटिन्यूसली ज्यादा सोर्सेस मत रखिए। तो मुझे ये चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगी अपने। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक नया एस्पिरेंट जब इस एग्ज़ाम में आता है, तो उसको सबसे पहले अपने माइंड में ये बना लेना चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है। पहला तो उसका डिसीज़न ये होना चाहिए कि मुझे ये करना है। अगर ये सोच लिया उसके बाद फिर अपनी पूरे एफ़र्ट्स झोंक डालने चाहिए। उसके लिए चाहिए उसको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो, उसके सामने सिलेबस हो, पीवाईक्यू को पहले से ही रीड कर ले कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और मिनिमम रिसोर्सेज़ रखे और अपनी स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप निरंतर प्रयास नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं, फिर 2-4 दिन ऐसे निकल गए वो पढ़ा हुआ भी आप भूल जाएँगे। हिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने आज पढ़ा है, कल नहीं पढ़ा तो परसों तक काफ़ी कुछ आप भूल चुके होंगे। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? आपकी इस सफलता के पीछे कौन ऐसा शख्स था जिसने कहा था कि आप यूपीएससी के साथ-साथ अब इस एकेडमिक लाइन में भी आ जाओ, तो इसमें भी आप प्रयास करके देखो, आपका नेट या फिर जेआरएफ हो सकता है। तो वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड, सर मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है एक सर, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था इस एग्जाम के लिए, क्योंकि सर मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी यूपीएससी छोड़ के किसी और एग्जाम को देने के लिए। ये काफी डिफिकल्ट होता है अपना एक गोल को शिफ्ट करना। तो हुँ, उसने मेरी काफी हेल्प की थी सर, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है एक, बहुत उसी बढ़िया। को मैं मतलब। हाँ। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनके लिए एक अच्छा-सा कमेंट नीचे आपको करना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच जाएगी जिन बच्चों को ऐसी गाइडेंस की आवश्यकता है, ऐसी बुक लिस्ट की आवश्यकता है या अब आपको मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि आपने अब पहले प्रयास के लिए कौन-सी बुक परचेज़ करनी है। जो भी बुक्स मोहिनी ने बताई हैं, उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से सीधा उसको परचेज़ कर सकें। तो बेटा आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, तो इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और स्टूडेंट्स को आपने इतना अच्छे से डीपली गाइड किया। तो मुझे लगता है कि आपकी इस गाइडेंस को ज़रूर वो फॉलो करेंगे और प्रार्थना करते हैं कि आपका यूपीएससी भी क्वालीफाई हो और आप जीवन में बहुत आगे जाएँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। तो सर मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहूंगी, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का। थैंक यू सो मच सर।